डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरशद है और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं राणा घाट के पास ही एक छोटे से गांव में रहता हूँ और यहाँ पर मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन हमारे गांव में 2 साल पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसे याद करके हम आज भी डर जाते हैं। हमारे गांव के पास में ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जहाँ पर हम रात को भी जाया करते थे। हमें वहाँ रात को जाने में ज़रा भी परेशानी नहीं होती, ना ही किसी को डर लगता। लेकिन 2 साल पहले वहाँ पर एक तांत्रिक रहने के लिए आ गया था। वो हमेशा ही उस कब्रिस्तान के आसपास घूमता ही रहता। गांव के कई लोग उसे वहाँ जाने से मना भी कर चुके थे, फिर भी वो हमारे गांव के आसपास ही घूमता रहता। पहले तो किसी को परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन कई बार उस कब्रिस्तान से कई कब्रें अपने आप खुदी हुई मिली, जिस कारण अब गांव वाले उसके खिलाफ हो चुके थे। गांव वाले नहीं चाहते थे कि वो वहां पर रहे, क्योंकि सबसे बड़ा शक उसी पर जा रहा था। एक बार हमारे गांव के सरपंच ने उस तांत्रिक को वहां पर बुलाया। पूरे गांव वाले वहां पर पहुंच चुके थे। उस तांत्रिक से बात की गई कि वो क्यों कब्रिस्तान में कब्रों को इस तरह से टटोलता रहता है। तो उस तांत्रिक ने इस बात को साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसने कभी भी किसी कब्र को हाथ तक नहीं लगाया है। वो सिर्फ तंत्र विद्या यहाँ आस पास ही करता है और किसी कब्र के वो पास तक नहीं जाता। भले ही हम सबको उसकी बातें सच्ची लग रही थी, लेकिन फिर भी कब्रिस्तान में कब्रें इस तरह से उखड़ी हुई मिलती तो शक तो सबसे ज़्यादा उसी पर जा रहा था। इससे पहले हमारे कब्रिस्तान में इस तरह से कब्रें कभी खुदी हुई नहीं मिल रही थी। तो सबका कहना था कि उसे हमारा गांव छोड़कर जाना चाहिए। पहले तो वो मान नहीं रहा था कि वो किसी खास कारण से यहाँ पर आया है और उसे पूरा किए बिना वो यहाँ से जाने वाला नहीं। लेकिन फिर भी गांव वालों ने उसे भगाने का पूरा इंतज़ाम कर लिया था। वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था, फिर भी हम उसे भगाना चाहते थे। जाते जाते उसने ये ज़रूर कहा कि मैं खास कारण से यहाँ पर आया था। यहाँ पर धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा मैं यहाँ पर क्यों आया था। तुम्हें धीरे धीरे अक्ल आना शुरू हो जाएगी। तुम पर बहुत बड़ी परेशानी आई हुई है। मैं उसे दूर करने के लिए आया हुआ था, लेकिन तुम लोग समझने वाले नहीं। अब मुझे जाना होगा। दोबारा मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और यहाँ बुलाने की गलती मत करना। मैं कभी इस गांव में दोबारा नहीं आऊँगा। इतना कहने के बाद वो तांत्रिक हमारे गांव से जा चुका था। हमारे गांव में फिर से शांति हो गई और हमको लगता था कि हमारे कब्रिस्तान में अब कोई भी कब्र खुदी हुई नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगले कई दिनों तक और कब्रें भी खुदी हुई मिलने लगी और हमारे गांव में ये दहशत फैल गई थी कि कोई ना कोई कब्रों से सामान निकाल रहा है। हमें सबसे ज़्यादा शक तो चोरी का हो रहा था, इसलिए हमारे सरपंच ने 2 लोगों की ड्यूटी लगा दी थी कि वो रात के वक्त कब्रिस्तान के आसपास घूमा करेंगे। इसी के साथ वो ये भी देखेंगे कि हमारे गांव में बाहर के गांव से कोई आता है या नहीं। लगभग 2 दिनों तक वो रात को इसी तरह से कब्रिस्तान के आसपास घूमते रहे। उन्हें वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें उस कब्रिस्तान से काले साए घूमते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कई बार देखा जैसे उन कब्रों से कोई काले रंग का निकलता है और बाहर की तरफ भाग जाता है। वो उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, टॉर्च मारते हैं, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो जाते हैं। पहले सबको लग रहा था कि ये उन मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं जो यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन कई दिनों बाद हमारे गांव में अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो चुकी थी। हमारे गांव में रात को 9 बजे के बाद जो भी बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते, कोई ना कोई उन पर हमला कर देता।
उन पर खरोंच के निशान हो जाते। कोई बूढ़ा जब किसी सुनसान रास्ते पर जाता उस पर भी कोई न कोई हमला कर देता। गांव के बीचों बीच कोई पहुंच रहा था और हमें पता तक नहीं चल रहा था। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ना शुरू हो गई। जिन 2 लड़कों की ड्यूटी उस कब्रिस्तान में लगाई गई थी, एक दिन उनके साथ बहुत भयानक हादसा हो गया। वो दोनों रात के 9 बजे उस कब्रिस्तान के आसपास घूम रहे थे। उन्हें उन कब्रों के पास से काले साए नजर आ रहे थे। उनमें से एक ने उस कब्र के पास जाकर देखना चाहा कि वहां से कौन बाहर निकल रहा है, क्या सच में उसे खोदा गया है या नहीं। पहली बार था कि रात को उन कब्रों के ऊपर कोई पहुंचा था, वरना हमेशा कहा जाता है कि रात को कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर हम जितना मर्जी उनके करीब जा सकते हैं। पहली बार था कि रात के वक्त कोई कब्रिस्तान के इस तरह से अंदर गया और वो उस कब्र के पास खड़ा हो चुका था। दूसरा लड़का अब भी कब्रिस्तान के बाहर से उसे आवाजें लगा रहा था। उसने देखा जैसे एक काले रंग का साया उसके सिर पर आकर चिपक गया। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे दिख नहीं रहा था कि कौन उसके सर पर आकर बैठ गया है और वो चीखना शुरू हो गया। वो दूर से खड़ा देख रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे मदद के लिए उस कब्रिस्तान के अंदर जाना ही था। वो भाग कर गया। उसने करीब जाकर देखा तो उसे कोई काला साया नजर नहीं आया, लेकिन वो अब भी दर्द से कराह रहा था। उसका दोस्त अब भी चीखें मार रहा था कि कोई उसे बचा ले। उसे तो कोई नजर नहीं आ रहा था, फिर भी उसके दोस्त ने उसे कब्रिस्तान से घसीट कर बाहर खींच ही लिया। बाहर आते ही उसे जैसे शांति का एहसास हुआ। उसने बताना शुरू किया कि कोई भारी वजन की चीज उसके सर पर आकर जैसे गिर गई थी। उसे दर्द होना शुरू हो गया था। उसके बाद वो जैसे ही गांव की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, उन्हें लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। कोई उनके आसपास मंडराता हुआ नजर आ रहा था और कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। बार बार कोई उन्हें नजर आता रहा और उसके बाद दोनों के शरीर पर चोट के निशान अपने आप आ गए। किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं, कोई आसपास खास नजर ही नहीं आया, फिर भी शरीर से दर्द उठता गया और बाद में जब वो गांव के अंदर आए तो चीखना शुरू हो गए। वहां भीड़ लग चुकी थी। उस भीड़ ने उन लड़कों की मदद की और उनके शरीर पर बहुत भारी निशान हो चुके थे, जैसे किसी ने उंगलियों से उनके पीठ को खरोंचा हो, जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। वो बता रहे थे कोई आसपास नजर आया ही नहीं था। इसके बाद ये घटनाएं सिर्फ कब्रिस्तान तक ही सीमित नहीं रही। धीरे धीरे ये घटनाएं गांव के अंदर तक होने लगी। सड़कों पर लोगों को काले साए नजर आते जो उन पर हमला करते। उनकी पीठ पर भी वैसे ही निशान हो जाते। लोगों ने रात के 9 बजे के बाद से घरों से निकलना तक बंद कर दिया था। काफी लोग शहर जाकर कंप्लेंट करके आए, लेकिन पुलिस भी क्या मदद कर सकती थी। उन्होंने चौकीदार को रात को लगाने को कहा, लेकिन रात को उस गांव में कोई भी ड्यूटी करने को मान नहीं रहा था। इसी कारण दूसरे गांव से किसी को वहां पर ड्यूटी के लिए बुलाया गया, लेकिन उस पहली रात ही उसके साथ भयानक हादसा हो गया। कोई सफेद सा साया उसकी पीठ से चिपक गया और उसे जैसे याद ही नहीं उसके बाद क्या हुआ। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसके शरीर पर खरोंच के निशान थे। उसे खून की उल्टियां आ रही थी और उसे ठीक होने में 1 महीने का समय लग गया। वो अपने बेड से उठा तक नहीं। उसके शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थी। इस घटना ने पूरे गांव में दहशत मचा दी। आसपास के गांव वाले भी हमारे गांव में आने से डरने लगे थे। अब हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। सड़कों पर जैसे काले साए घूमने लगे थे और ये क्यों हो रहा था किसी को समझ नहीं आ रही थी। अब ज्यादातर लोग रात को लेट सोने लगे थे। वो अपनी छतों पर नीचे की तरफ ताकते रहते। छतों से हमें नीचे सड़कों पर घूमते हुए काले साए नजर आते, लेकिन उनमें से एक साया बहुत ही अजीब था। सफेद काला सा साया जिसने उस रात चौकीदारी करने वाले उस लड़के पर हमला किया था। उसका आकार बड़ा था। सफेद शरीर से जैसे काले रंग का धुआं उससे उठता। वो अजीब से कपड़े पहने नजर आता और वो सड़कों पर घूमता ही रहता।
जब वो आ जाता तो छोटे काले साए उसके आसपास मंडराते तक नहीं। ये नज़ारा हर रोज का हो चुका था और लोग छतों से देख रहे थे। ज़्यादातर लोग छतों पर सोया करते, लेकिन एक रात मेरे साथ जो हुआ उसके बाद लोगों ने छतों पर सोना भी बंद कर दिया। मैं अपने दादाजी के साथ छत पर सो रहा था और आकाश की तरफ देखे जा रहा था। ये हर रोज की बात थी। मैं छत पर आसमान में तारों को देखते हुए ही सोता था। मेरी बचपन से यही आदत थी और अब भी मैं यही कर रहा था। लेकिन पास का पेड़ बहुत ज़्यादा हिल रहा था, जबकि हवा के कारण पेड़ इतना ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए। वहाँ हवा ज़रूर चल रही थी। आसपास के पेड़ थोड़े थोड़े हिल ज़रूर रहे थे, लेकिन वो पेड़ ज़्यादा हिल रहा था। मैं उठा। मैंने दादाजी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन दादाजी बहुत ज़्यादा नींद में थे, तो मैं ही एक तरफ किनारे पर गया और उस पेड़ को देखने लगा। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, तो पेड़ पर मुझे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं नीचे गया और टॉर्च लेकर आया। टॉर्च अब मैं उस पेड़ पर डाल रहा था और देखने की कोशिश कर रहा था क्या उस पर कोई बंदर बैठा हुआ है, जिस कारण वो पेड़ इतनी तेज़ी से हिल रहा है। वहाँ जब मैंने टॉर्च की रोशनी एक तरफ से मारी तो वहाँ पर सच में मुझे कोई बैठा हुआ नजर आया। उसका आकार छोटा था, जैसे कोई बंदर सिकुड़ कर बैठा हो। वहाँ उस पर सीधी रोशनी नहीं पड़ रही थी, तो मैंने सोचा एक तरफ जाकर उस पर रोशनी डालता हूँ। मैं वहाँ पर एक किनारे पर गया और वहाँ से रोशनी डालने लगा। वहाँ से मुझे उसका चेहरा नजर आया। वो एक औरत थी जिसका काला चेहरा था और बड़े बड़े कान थे। उसके सफ़ेद बाल लहरा रहे थे और हवा में जैसे ऊपर की तरफ उड़ रहे थे। उसकी लाल आंखें चमक रही थी जैसे बिल्लियों की चमकती हैं। इंसानों की आंखें इस तरह से नहीं चमकती और वो मुझे घूर रही थी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, लेकिन मेरे कदम जैसे थम गए थे। मेरी ज़बान जैसे बिल्कुल बैठ गई। ना तो मैं हिल पा रहा था, ना चीख पा रहा था। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। सिर्फ वो टॉर्च की रोशनी उस तरफ पड़े जा रही थी। मेरे हाथ भी जैसे सन्न हो चुके थे, बिल्कुल अकड़ चुके थे। मैं डरा हुआ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कदम चल नहीं रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं अब उससे कैसे बचूंगा, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे करीब आती जा रही थी। मैंने देखा उसने एक छलांग लगाई और वो उड़कर हमारी छत पर पहुंच गई थी, जैसे हवा में कोई पंख उड़ता हो, बहुत ही धीरे धीरे, लेकिन बिना नीचे गिरे। वो बहुत ही अजीब सी थी। उसका शरीर काफ़ी मुड़ा हुआ था, जैसे उसकी टांगें और बाहें टूटी हुई हों। फिर भी वो मेरे सामने बहुत ही अजीब चाल में करीब आती जा रही थी। मैं डरा सहमा सा ये सोच रहा था कि शायद आज मैं बचने वाला नहीं। मैं वो पहला इंसान था जिसने उस चुड़ैल को हमारे गांव में देखा था। मुझे नहीं पता कब मेरे दादाजी उठे, लेकिन वो मेरे करीब पहुंच आए थे। उन्होंने मुझे एक झटके में खींच लिया। वो तेज़ी से मुझे लेकर नीचे पहुंच चुके थे। उस रात हमारी छत से बहुत भारी आवाज़ें आती रही, जैसे कोई भारी सामान गिरा रहा हो या बार बार छलांगे लगा रहा हो। हमारी पूरी रात इसी तरह से निकली। जब सुबह थोड़ी सी रोशनी हुई तब वो आवाज़ें आना बंद हुई। हम फिर भी बाहर नहीं निकले। 8 बजे तक हम घर के अंदर ही थे। जैसे ही हमने बाहर लोगों को घूमते हुए देखा, तब जाकर हम बाहर निकले और वहाँ पर हम सबको यही बता रहे थे कि रात को हमारे गांव में चुड़ैल घूमने लगी है, जो अब छत पर पहुँच गई है। हमें उसका कुछ न कुछ करना होगा। छत पर वो किसी को नुकसान पहुँचा सकती है। इसके बाद से लोगों ने उसे छत पर देखना शुरू कर दिया। कई लोगों ने बताया उन्हें वो छत पर घूमती हुई दिखी। छत पर भारी आवाज़ें आती, जैसे कोई चल रहा हो, जैसे कोई छलांगे लगा रहा हो। अब लोग रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर तक ना निकलते और छत पर भी पैर नहीं रखते। ये रोज़ का काम हो गया था। ये दहशत बहुत समय से चलती आ रही थी, जो बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसके बाद और अजीब चीज़ होना शुरू हो गई। रात के समय लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन हमारे पड़ोसियों के घर पर किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो वो बाहर से आवाज़ें लगाते रहे कि कौन आया है। वो भी थोड़े से डरे हुए थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि जो भी बाहर है वो बाहर ही रहे, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है।
उनका लड़का दरवाज़ा खोलने के लिए गया और काफ़ी समय तक वो अंदर आया ही नहीं। अंदर बैठे सब लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि जो बाहर है उसे लेकर वो जल्दी कमरों में आ जाए, लेकिन वो बहुत समय तक आया ही नहीं। जब घर के सब लोग दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाज़ा खुला था और वो लड़का वहां पर बेहोश पड़ा था। अगली सुबह हमें पता चला कि उसने भी उस चुड़ैल को देखा है और वो चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। उसका शरीर जकड़ चुका था और उसका खून भी जैसे खींचा जा चुका था। अगले दिन वो पीले रंग का नजर आ रहा था। लगभग 3 दिन तक वो पूरी तरह से बीमार रहा था। अब हमें और ज़्यादा डर लगने लगा था क्योंकि वो चुड़ैल धीरे धीरे घर के दरवाजे खटखटा कर हमें फंसाने की कोशिश करने लगी थी। हर तरफ दहशत का माहौल था। आसपास के गांव वाले भी इस कहानी को सुनकर डरने लगे थे। वो इस बात से डरने लगे थे कहीं वो चुड़ैल आसपास के गांव में आना ना शुरू कर दे, लेकिन हमें डर था कहीं वो हमें और ज़्यादा नुकसान पहुंचाना ना शुरू कर दे। अगले दिन गांव के बूढ़े बुजुर्ग इकट्ठा हो चुके थे। इस गांव में दहशत 1 महीने से चल रही थी और वो इसका अंत चाहते थे। ये दहशत तब से शुरू हुई है जब से वो तांत्रिक यहाँ पर आया है। सबका कहना था कि उस तांत्रिक को ढूंढना होगा। यकीनन उसने कुछ न कुछ जादू टोना किया है जिस कारण हमारे गांव में ये घटनाएं हो रही हैं। कई दिन लग गए लोगों को उस तांत्रिक को ढूंढने में। वो शहर के पास ही एक शमशान में रहा करता था। वहीं से वो हमारे गांव में आया था। किसी को नहीं पता था कि वो हमारे गांव में क्यों आया है, लेकिन उस शमशान को छोड़कर वो यहाँ पर आया था और गांव वालों ने उसे यहाँ से भगा दिया था। बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढा गया। गांव वाले उस शमशान में पहुंच गए थे और उस तांत्रिक के सामने खड़े थे। पहले तो गांव वाले बहुत गुस्सा थे। वो तांत्रिक को कह रहे थे कि तुमने कोई जादू टोना किया है। गांव में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव में चुड़ैल दिखने की बातें हो रही हैं और लोगों को अब तो नुकसान तक होने लगा है। लोगों की जान खतरे में आ गई है। वो तांत्रिक हंसने लगा। उसने कहा, तुमने मुझे उस गांव से भगा दिया था। मैं तो वहां पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। गांव का सरपंच बार बार उससे कह रहा था कि तुमने उन कब्रों को क्यों खोदा था, इसी कारण तुम्हें भगाया था। अगर तुम वहां पर शरीफ बनकर रहते तो तुम्हें कुछ नहीं होता। उसके बाद उस तांत्रिक ने पूरी बात बताना शुरू की। उसने कहा कि वो एक चुड़ैल का पीछा कब से कर रहा था। शहर में उसने बहुत लोगों को तंग किया था। वहां पास की एक हवेली में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो जादू टोना किया करती थी। सबको शक था कि वो एक चुड़ैल है। जब वो मर गई तो उसे यहाँ कहीं पर भी दफनाया नहीं जा रहा था। पता नहीं उसे कहाँ पर दफनाया गया और मैं पिछले 1 महीने से ढूंढता रहा कि उसे दफनाया कहाँ पर गया है, लेकिन मुझे ये पता चल ही गया। तुम्हारे गांव में उसे दफनाया गया था। उसकी कब्र सबसे पीछे रखी गई थी। उस तांत्रिक ने बताया तभी से वो इस कब्रिस्तान में आना शुरू हो गया। वो रात को भी यहीं पर रहता क्योंकि उसे शक था कि वो चुड़ैल यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। चुड़ैल कभी मरती नहीं इतनी आसानी से। वो सिर्फ शरीर छोड़ती हैं। मरने के बाद भी वो आधे शरीर में घूमा करती हैं। उसे ये नहीं पता था कि उस चुड़ैल को कहाँ पर दफनाया गया है, इसीलिए वो रात को यहाँ पर घूमा करता। लेकिन उस चुड़ैल का सबसे पहला शिकार ये कब्रें थी। वो चुड़ैल थी जो इन कब्रों को खोदा करती थी। इससे वो शक्ति निकाला करती। लोगों के शरीर से वो जो भी शक्ति थी खींच लिया करती। बची हुई आत्मा को वो सोख लिया करती। उनके बचे हुए खून के कतरों को वो जैसे चाट लिया करती। भले ही उनकी लाशें दफनाई जा चुकी थी, खून सूख चुका था, फिर भी वो कब्रों को खोद खोद कर अपने लिए शक्ति इकट्ठा करती। जैसे जैसे वो ताकतवर होती गई उसने गांव पर हमला शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी वो हमले बढ़ाती जाएगी और देखते जाना तुम्हारा गांव जैसे उजाड़ बन जाएगा। हर किसी को वो मार कर ही छोड़ेगी, जिंदा किसी को नहीं छोड़ेगी। उसके बाद सब लोगों ने मिलकर उस तांत्रिक से माफ़ी मांगी और तांत्रिक को उस गांव में आकर उनकी मदद करने के लिए कहा। लेकिन पहले तो वो तांत्रिक मान नहीं रहा था, आखिर में मान ही गया। वो उसी रात वहां पर आकर तंत्र विद्या करने वाला था।
उस कब्रिस्तान में उस रात पूरे गांव वालों की भीड़ लगी थी और वो वहीं पर बैठा तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता जा रहा था। उस औरत की लाश को ढूंढा जा चुका था और खोदकर बाहर निकाला जा चुका था। उसकी लाश जैसे ही बाहर आई, पूरे गांव वाले डर कर दहशत में थे। ये वैसी ही औरत थी जैसी सबको नजर आ रही थी। अगर ये मर चुकी है तो उन्हें नजर कौन आता था? यकीनन ये चुड़ैल होगी जिसकी आत्मा नजर आती होगी। उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से उस औरत के शरीर में दोबारा उस चुड़ैल को डाल दिया। सब गांव वाले वहां पर खड़े देखते जा रहे थे और उसका शरीर अपने आप हिलने लगा। वो अपने आप उठ खड़ी हुई। उसके शरीर के कई हिस्से टूट रहे थे और उसका शरीर जैसे गला हुआ था, लेकिन तांत्रिक बार बार उससे बहस करता जा रहा था। तांत्रिक का कहना था, यह शरीर तू इस तरह से नहीं छोड़ सकती। अगर छोड़ना है तो पूरा छोड़ना होगा। अधूरे शरीर को तू छोड़ नहीं सकती। इस तरह से चुड़ैल बनकर तू लोगों को परेशान नहीं कर सकती। वो चुड़ैल मान नहीं रही थी। वो बार बार उस शरीर को छोड़ने की बात करती, लेकिन वो उससे छूटता नहीं। तांत्रिक अपनी विद्या से उसे उस शरीर से बांध चुका था। अब अगर उसे कुछ होता तो वो मरती, लेकिन चुड़ैल नहीं बनती। वो अब वहां से भागना चाहती थी और तांत्रिक उसे छोड़ना नहीं चाहता था। पूरे गांव वाले डरे डरे पीछे ही खड़े थे। तांत्रिक बार बार कहता रहा कि उसे काबू करो, अगर वो भाग गई तो नुकसान कर सकती है, लेकिन पूरे गांव में कोई भी वहां उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। सबने अपनी आंखों से उस लाश को भागते हुए देखा। उसके शरीर के कई छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिर रहे थे, फिर भी उसे पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। वो तांत्रिक भी थक चुका था और वहीं पर बैठा गुस्से में बुड़बुड़ाने लगा। उसने कहा, तुमने एक चुड़ैल को छोड़ दिया है। ये अब किसी और जगह पर किसी और का नुकसान जरूर करेगी। ये अपनी शक्ति दोबारा बढ़ा सकती है। 10 साल और लगेंगे। ये अपना शरीर फिर से ठीक कर लेगी और 10 साल बाद ये दोबारा इस तंत्र विद्या से छूट जाएगी। ये आधा शरीर फिर से दफना कर चुड़ैल बनेगी और तब ये दोबारा यहाँ आ सकती है। तुम्हें तैयार रहना होगा। हो सकता है ये दोबारा आए। अगर तुम लोग हिम्मत करते तो हम इसे यहीं पर जिंदा गाड़ देते और इसे मार देते। दोबारा ये कभी चुड़ैल नहीं बन पाती। वो तांत्रिक उस दिन यहाँ से इसी तरह से चला गया था। आज भी हमारे गांव में उस चुड़ैल की बातें की जाती हैं। वो किसी को अब नजर नहीं आती और दहशत का माहौल हमारे गांव से जा चुका है। अब भी अगर 10 साल बाद वो चुड़ैल आई तो नुकसान जरूर पहुंचा सकती है। गांव वालों की जबान पर आज भी ये शब्द है। हम भी इंतजार करेंगे। आगे क्या होगा हमें खुद नहीं पता। शायद 10 साल बाद जब भी किसी को ये बात बताई जाएगी, वो यही कहेगा कि ये अनपढ़ वाली अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। क्या आप इस पर यकीन करना चाहोगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो इसे लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहें।